फ्रेंड्स, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 2 जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग, इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक एक वर्ड्स के मीनिंग को समझते हुए देखेंगे, जिसके लेखक हैं अर्थात जिसके राइटर हैं अनीश जंग। तो आइए फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके समरी को अर्थात सारांश को, पूरे लेसन के सारांश को छोटे में 2-4 लाइन में समझ लीजिए, ताकि आपको ये पूरा लेसन समझने में बहुत ही आसानी होगा। राइटर इस लेसन में कूड़ा बीनने वाले उन लोगों के जीवन का वर्णन करते हैं जिनके जीवन में कोई सुख नहीं है, जिनके जीवन में उन्हें कभी भी पर्याप्त चीज़ें नहीं मिली, चाहे कपड़े पहनने हों, चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे रहने का स्थान हो, कभी कोई भी चीज़ उनको पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से इसमें कूड़े बीनने वालों के उस दशा, उस परिस्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि अगर आप एक बार इसको सुन लेंगे तो ये लेसन आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और आपका कूड़ा बीनने वालों के प्रति जो मनोभाव है, जो मनोदशा है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। और जब भी आप उनको देखेंगे तो उनका पिछला जीवन है उसके बारे में जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि उनकी कैसी परिस्थिति है, किन कारणों की वजह से उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझते हुए देखेंगे हम। लिखा हुआ है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स मतलब कभी कभी, आई फाइंड मैं पा जाता हूँ, ए रूपी मतलब 1 रुपया, इन द गार्बेज कूड़े में, अर्थात कभी कभी मैं 1 रुपये कूड़े में पा जाता हूँ। ये बात कौन कहता है? तो ये बात वो कूड़ा बीनने वाला कहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वाई डू यू डू दिस, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो राइटर है वो पूछती हैं, जो अनीश जंग है वो पूछती हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह कार्य क्यों करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, साहेब मतलब साहेब से। राइटर कहती हैं कि मैं साहेब से पूछती हूँ कि तुम यह कार्य क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। हुम, जिससे, आई इनकाउंटर, मेरी भेंट हो जाती है। इनकाउंटर मतलब भेंट होना। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। स्क्राउंगिंग मतलब ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड धन के लिए, इन द गार्बेज डंप्स कूड़े कबाड़ों के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस के, अर्थात मेरे पड़ोस के कूड़े कबाड़ों के ढेर में मेरी उससे भेंट रोज सुबह कुछ धन को ढूंढते हुए हो जाती है। अर्थात वो धन ढूंढता होता है, धन के खोज में होता है, कुछ पैसे मिल जाएं या कुछ ऐसे वस्तु मिल जाए जिनको बेच के मैं धन का इंतज़ाम कर लूं। तो इस प्रकार से वो धन के खोज में रोज़ाना उस कूड़े कबाड़ों के ढेर पर हमसे मेरे पड़ोस में प्रत्येक सुबह मिल जाता है। तो फिर वो पूछती हैं कि आखिर तुम ये कार्य क्यों करते हो साहेब। तो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब जो है उसके बारे में पता करती है जो राइटर है, तो पता चलता है कि साहेब लेफ्ट, साहेब ने छोड़ दिया है, हिज होम अपने घर को, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले ही। अर्थात साहेब का जो अपना खुद का जो असली घर था, जो रियल होम था, अर्थात जो उनका खुद का पुश्तैनी जो घर था, जो उनके पूर्वजों का था, उसको उसने छोड़ दिया है बहुत पहले ही। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट मतलब जो स्थित था, एमडस्ट मतलब बीच, द ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे मैदानों के, ऑफ ढाका ढाका के, अर्थात ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच उनका जो घर स्थित था उसको वह बहुत पहले ही छोड़ चुका है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम उसका घर, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मेमोरी मतलब दूर की स्मृति, डिस्टेंट मतलब दूर की, मेमोरी मतलब स्मृति, अर्थात उसका जो घर है, जो उसका पुश्तैनी घर है, जो उसके पूर्वजों का घर है, वो उसके दूर के स्मृति में भी नहीं है, अर्थात उसको थोड़ा भी उसके बारे में याद नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही उसको वो लोग छोड़ चुके हैं, उसके घर वाले। आगे देखिए क्या है। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ बताती हैं, उसकी माँ उससे बताती हैं कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, कि वहाँ पे बहुत सारे तूफ़ान आते थे, दैट जो कि स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाते थे। अर्थात जहाँ वो लोग पहले रहते थे ढाका में, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे तूफ़ान आया करते थे प्रायः, जो उनके घरों को और खेतों को बहा ले जाया करते थे। दैट्स वाई, यही कारण है कि
दे लेफ्ट, उन्होंने घर को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, लुकिंग फॉर गोल्ड और धन की खोज में, इन द बिग सिटी बड़े शहरों में आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ पर वह अब रहते हैं। अर्थात उन्होंने अपने उस घर को छोड़ दिया जहाँ पे खेत और घर जो है बहुत तूफान आने की वजह से समाप्त हो जाया करते थे, बह जाया करते थे। फिर वो लोग उन घरों को छोड़ करके और धन की खोज में, कुछ काम की खोज में बड़े शहरों में रहने के लिए आ गए जहाँ वह अब रहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब चतुराई से, मैंने चतुराई से कहा कि तुम विद्यालय जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, रियलाइजिंग मतलब महसूस हुआ, लेकिन तुरंत ही मुझे महसूस हुआ, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मेरी एडवाइस थी मतलब जो मेरी सलाह थी वो बिल्कुल एक ध्वनि, सिर्फ एक ध्वनि के समान, वो भी खोखली ध्वनि के समान थी। अर्थात मेरी जो सलाह थी कितनी खोखली थी, मुझे तुरंत से ही आभास हो गया। ये इसलिए राइटर लिख रही हैं क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी, उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो विद्यालय जा पाए, और वो उसको सलाह देती हैं कि तुम विद्यालय जाओ। तो इस प्रकार से जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम विद्यालय जाया करो, उसके बाद उनको महसूस होता है कि मेरी सलाह उसके लिए बिल्कुल खोखली है, इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। फिर आगे देखिए फिर क्या होता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मतलब वो साहब कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल, कोई भी विद्यालय नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तब वो कहता है राइटर से कि व्हेन, जब, दे मतलब वे, बिल्ड वन बनाएंगी, मतलब कोई एक विद्यालय बनाएंगी, तो आई विल गो, तो मैं जाऊँगा। अर्थात वो कहता है कि अगर आप विद्यालय बनाएं तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इस प्रकार से वह राइटर से कहता है कि अगर आप विद्यालय बनाएंगी, जब आप विद्यालय बनाइएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। जब राइटर से वो ऐसे कहता है तो राइटर कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, इफ़ मतलब यदि, आई मतलब मैं, स्टार्ट मतलब शुरू करूँ, ए स्कूल मतलब एक विद्यालय, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे, आई आस्क मैं पूछती, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक भरे अंदाज में, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए मैं पूछती कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज, ही सेज मतलब वह कहता, यस हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब खुलकर हंसते हुए, ब्रॉडली मतलब खुलकर, स्माइलिंग मतलब हंसते हुए या मुस्कुराते हुए, वो खुलकर हंसते हुए कहता कि हाँ आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, कि वो मेरे पास दौड़ा आया, इज़ योर स्कूल रेडी, और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, तो मैं उससे कहती, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल मतलब एक विद्यालय को बनाने में लंबा समय लगता है। एम्बेरेस्ड, ग्लानि से भर जाती, अर्थात जब जो राइटर है वो कहती कि मतलब मैं स्कूल को बनाने में ज़्यादा समय लगता है, आई से मैं कहती, तो एम्बेरेस्ड वो ग्लानि से भर जाती, शर्मिंदा हो जाती। क्यों, क्योंकि एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि वो जो वादा कर रही थी, दैट वाज नॉट मीन्ट, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उससे मजाक भरे अंदाज में बोली थी और उसे लगा कि ये सच में विद्यालय मेरे लिए बनवाएंगी पढ़ने के लिए। तो वो उनसे आके पूछता है, तो ये थोड़ा बहाने बना के कहती हैं कि स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से ये ग्लानि से भर जाती हैं, एम्बेरेस्ड हो जाती हैं, शर्मिंदा हो जाती हैं। फिर आगे लिखती हैं क्या राइटर, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, बट मतलब लेकिन, प्रोमिसेस मतलब वादे, लाइक माइन मतलब मेरे जैसे, लेकिन मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन, अबाउंड मतलब भरे पड़े हैं, इन एवरी कार्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड मतलब उजाड़ संसार में, एवरी कार्नर मतलब प्रत्येक कोने में, अबाउंड मतलब भरे पड़े हैं, अर्थात उसके उजाड़ संसार के प्रत्येक कोने में ऐसे फर्जी वादे भरे पड़े हैं, मेरे जैसे फर्जी वादे भरे पड़े हैं। अर्थात जो भी आता है वो उन बच्चों को सिर्फ वादे करके जाता है कि आपके लिए ये हो सकता है, आप ये कर लेंगे, हम आपकी ऐसे मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं करता, सिर्फ ऐसे बोलता ही रहता है। तो इस प्रकार से यही राइटर कहती हैं कि मेरे जैसे ऐसे वादे, बहुत सारे वादे जो उसके उजाड़ संसार के प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। आगे देखिए फिर, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मतलब के बाद, मंथ्स मतलब महीनों, ऑफ नोइंग हिम उनको जानने के, अर्थात उस साहेब को जानने के महीनों के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम,
मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम, ही अनाउंसेज, तो वह घोषणा करता है। ही अनाउंसेज मतलब वो घोषणा करता है, अर्थात बताता है कि मेरा नाम साहिबे आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। वाट इट मीन्स, कि उसका क्या मतलब है, अर्थात उसके नाम का क्या अर्थ है, क्या उसका मीनिंग है, उसे नहीं पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह उसके अर्थ को जान जाता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का जो अर्थ है वो ब्रह्मांड का मालिक है, अर्थात लॉर्ड मतलब मालिक, ऑफ मतलब का, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, अर्थात उसके नाम का जो अर्थ है वो ब्रह्मांड का मालिक है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर वह जान भी जाता कि मेरे नाम का अर्थ ब्रह्मांड का मालिक है, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अर्थात उसको उस पर विश्वास करना कठिन होता कि मेरे नाम का अर्थ ये है और मेरी स्थिति ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स। अनअवेयर मतलब अनजान, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से अनजान। ही रोम्स, वह घूमा करता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अर्थात वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमा करता है या भटका करता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी एक नंगे पैरों चलने वाले बच्चों की एक सेना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह में चिड़ियों की भांति दिखाई देती है। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती है, अर्थात जैसे चिड़िया सुबह में चहचहाती हुई, सुबह के समय में जिस प्रकार से आसमान में चहचहाती हैं, उड़ती हैं, उसी प्रकार से वह सुबह की चिड़ियों के भांति वो सभी नंगे पैरों वाले बच्चों की सेना दिखाई देती है और दोपहर के समय में डिसअपियर हो जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों के बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी, अर्थात कुछ महीनों के बीतने के बाद मैं उनमें से उन नंगे पैरों वाले चलने वाले बच्चों की सेना में सभी बच्चों से मैं धीरे धीरे जो है परिचित हो गई थी। आगे देखिए। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। वाई आर नॉट यू वियरिंग मतलब तुम क्यों नहीं पहनते हो चप्पल, चप्पल मतलब आप लोग क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स रिप्लाई सिंपली, सॉरी, तो उसमें से जो एक से मैं पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो ही आंसर्स सिंपली, वह साधारणतया उत्तर देता है, बड़ी ही साधारणता से उत्तर देता है, रिप्लाई देता है कि माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग देम, नहीं लाती हैं या नहीं उतारती हैं, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम द सेल्फ मतलब दुछत्ती से। दुछत्ती वो होता है जो पटनी होता है ना, छत के नीचे एक थोड़ी सी जगह बनाया जाता है जो है, उसी को जो है दुछत्ती बोलते हैं या पटनी बोलते हैं। तो वो साधारणतया उत्तर देता है, सिंपली उत्तर देता है कि मेरी माँ दुछत्ती पर से चप्पल को नहीं उतारती हैं, इसीलिए हम लोग नहीं पहनते हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स एनदर, एट्स एनदर मतलब दूसरा, उसमें दूसरा बच्चा, तभी दूसरा बच्चा बोलता है इफ, इवन इफ सी, कि यदि वह उतारती भी हैं, अर्थात यदि वह ऐसा करती भी हैं, तो डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उसे फेंक देगा, अर्थात दूसरा उसमें से बोलता है कि अगर उसकी माँ उतारती भी हैं तो वह उसे फेंक देगा। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, हु इज़ वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहा है, अर्थात जो दूसरा लड़का उत्तर देता है कि अगर वो उसकी माँ उतारेगी भी तो वो उसे फेंक देगा, तो उसको देखती है राइटर, तो वो जो है जूते पहने होता है लेकिन वो मैच नहीं करता है, बेमेल जूता होता है, एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में दूसरा। वेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती, ही सफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को घसीटता, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता, अर्थात जब मैं इस पर उसको समझाती या कुछ बताती तब तक वो उसका कोई उत्तर नहीं देता, चुप हो जाता और अपने पैरों को घसीटने लगता नीचे। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, तब तक उसमें से तीसरा लड़का कहता कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, हु हैज़ नेवर ओन्ड, जिसने कभी नहीं पाया, ए पेयर एक जोड़ी जूता, ऑल हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में, अर्थात उसमें से जो तीसरा लड़का है वह बताता कि पूरे जीवन में उसने कभी भी एक जोड़ी जूता पाया नहीं, अर्थात उसका खुद का नहीं हुआ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री
आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट। जो राइटर है वो कहती हैं कि ट्रेवलिंग मतलब यात्रा करते हुए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश का, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने ऐसे बच्चों को देखा, वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पैरों चलते हैं, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। अर्थात शहरों में और गांव के सड़कों पर पूरे देश में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नंगे पैरों चलते हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है। इट इज़ नॉट लैक, लैक मतलब कमी, ऑफ मनी मतलब धन के, अर्थात ये धन के या पैसों की कमी के कारण नहीं है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये एक परंपरा है नंगे पैरों चलने की या रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है। अर्थात जो राइटर हैं वो कहना चाहती हैं कि ये पैसों के कारण ऐसा नहीं है कि ये चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि अगर जीवन जीने के लिए पैसे हैं तो एक चप्पल खरीदने के लिए भी हो सकता है, लेकिन इनको लगता है कि बल्कि ये परंपरा है कि बिना चप्पल के ही इनको रहना है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि अगर ये केवल सिर्फ एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, ये स्पष्टीकरण करने का या ये बताने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सतत बनी रहने वाली गरीबी का। ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब होगा, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, ए परपेचुअल स्टेट मतलब सतत बनी रहने वाली, अर्थात निरंतर लगातार बनी रहने वाली गरीबी का ये सिर्फ एक अगर बहाना है तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए फिर, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उडीपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर, मुझे याद आया, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक आदमी की, फ्राम उडीपी, जो उडीपी से था, वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताया था। अर्थात मुझे उडीपी के एक आदमी की एक कहानी याद आई। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था, मतलब वो आदमी उसे कहानी बता रहा है, उस राइटर को बताता है कि जब मैं एक छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वह विद्यालय जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने से मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर हिज फादर, जहाँ पे उसके पिताजी, वाज ए प्राइस्ट, एक पुजारी थे। प्राइस्ट मतलब पुजारी, वाज मतलब थे, ए मतलब एक, अर्थात जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए, वह थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता, एट द टेम्पल, उस मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एंड प्रे और प्रार्थना करता, फार मतलब के लिए, ए पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ी जूतों के, अर्थात एक जोड़ी जूतों के लिए वो प्रार्थना करता, थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता वो लड़का और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके शहर में मतलब गया घूमने के लिए, मैं उसके शहर में घूमने के लिए गया, विजिट करने के लिए गया, एंड द टेम्पल, और मंदिर देखने के लिए गया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एयर ऑफ जो है डिसोलेशन, अर्थात जो कि अब उजाड़ के प्रभाव में डूब गया था। एयर ऑफ डिसोलेशन मतलब उजाड़ का प्रभाव, मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि वो आदमी बताता है कि उसने एक लड़के को देखा था जो कि रोज़ जब अपने विद्यालय जाता था तो मंदिर के पास रुक करके और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। उसी लड़के के गांव में वो 30 सालों के बाद जाता है, जो कि उसका गांव और मंदिर जो उजाड़ के प्रभाव में डूब गया था, वो बिल्कुल मतलब मंदिर थोड़ा नष्ट हो चुका था। इन द बैकयार्ड, उसी के पीछे में, बैकयार्ड मतलब पीछे की तरफ में, किसके, मंदिर के पीछे की तरफ में वो देखता है, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का जो वर्दी में था, ग्रे यूनिफॉर्म मतलब स्लेटी कलर के वर्दी में था, अर्थात यूनिफॉर्म में था, ड्रेस में था, वियरिंग सॉक्स, जो मोजे पहने हुए था, एंड शूज़ और जूतों को पहने हुए था, अराइव्ड पैंटिंग, हाफते हुए पहुंचता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक देता है, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग पलंग पर, अर्थात एक मुड़ने वाले पलंग पर वो अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। इस प्रकार से लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे बच्चे के प्रार्थना का, हैड मेड टू द गॉडेस, जो कि देवी देवताओं से किया करता था,
वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जबकि उसे अब अंत में वह एक जोड़ी जूता मिल चुका था। अर्थात कहने का मतलब ये जो राइटर यही कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रयास करे तो कोई भी चीज़ भले ही थोड़ी देर होती है लेकिन आने वाले समय में उसे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उस लड़के को भले ही वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई लेकिन 30 सालों बाद उसके ही मंदिर के पीछे या उसके ही मंदिर के बगल में जो मंदिर है उसमें स्थित बच्चे को तो कम से कम जूता मिला, अर्थात शूज मिला। उसके प्रार्थना को सुने भगवान, थोड़ी देर से ही सुने लेकिन सुन तो लिए। कम से कम उसके जैसे अब बच्चे, वहाँ का जो दूसरा बच्चा है वो जूता पहनता है। इस प्रकार से यही कहना चाहता है राइटर कि वो जो बच्चे हैं जो कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैं वो भी अगर उनके परिवार वाले प्रयास करें, वो प्रयास करें तो अन्य चीज़ों की भांति वो चप्पल भी पहन के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। अर्थात वो उस बच्चे के जूते के बारे में मतलब बोलता है वो आदमी कि वो जो बच्चा है वो उस जूते को अब कभी नहीं खोएगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वोर शूज, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, मतलब उस पुजारी के बेटे के जैसे जो छोटे बच्चे हैं नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, जो बिना जूतों के ही रहते हैं। मतलब राइटर कहना चाहती है कि उस बच्चे के प्रेयर को 30 सालों बाद ही भगवान ने सुना, लेकिन आखिर सुन लिया। लेकिन मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 30 सालों पहले भी बिना चप्पल के रहा करते थे। उनके जो पूर्वज थे अर्थात उनके पूर्वजों के जो बच्चे थे वो भी बिना चप्पल के रहा करते थे, और ये बच्चे भी मेरे पड़ोस के जो कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैं ये भी बिना चप्पल या बिना जूतों के रहा करते हैं। इस प्रकार से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे फिर देखते हैं। फिर राइटर कहते हैं माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय, विद द बेयर फुट, नंगे पैरे वाले बच्चों के साथ, रैग पिकर्स, जो कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाती है। अर्थात जो राइटर वो कहना चाहती हैं कि मेरा उन नंगे पैरे वाले कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ जो परिचय है मुझे सीमापुरी ले जाता है, उनके क्षेत्र में ले जाता है जहां वो रहते हैं। और सीमापुरी क्या है? ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली येट मिल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ए प्लेस, सीमापुरी एक ऐसा स्थान है, ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमा पर, पेरीफरी मतलब सीमा, दिल्ली के सीमा पर अर्थात बॉर्डर पर, पेरीफरी बॉर्डर का जो आपका सिनोनाइम्स हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, मतलब दिल्ली के सीमा पर का एक स्थान है सीमापुरी। येट, फिर भी, मिल्स अवे फ्रॉम इट, वह दिल्ली से कोसों दूर है, मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से, यहाँ पे लाक्षणिक रूप से इसलिए लिखा गया ना, लक्षण के हिसाब से, अर्थात दिल्ली का जितना विकास हुआ है वो दिल्ली का ही क्षेत्र है लेकिन दिल्ली के विकास से कोसों दूर है। दिल्ली का जितना विकास है उसका आधा से कम भी उसका विकास नहीं है, इसीलिए लाक्षणिक रूप से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर, वो वहीं रहते हैं, आर इक्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। आर इक्वेटर्स मतलब गैर कानूनी बासिंदे, अर्थात वो सभी वहीं रहते हैं जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आ गए थे, बैक इन 1971, 1971 में, अर्थात 1971 की लड़ाई में वो बांग्लादेश से वापस इंडिया आ गए थे, जो अभी भी गैर कानूनी बाशिंदे हैं और दिल्ली के सीमा पर सीमापुरी क्षेत्र में रहते हैं। साहेब्स फैमिली इज एमोंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक बंजर था। विल्डरनेस मतलब बंजर या बीहड़ होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, न कोई अनाज उगाया जाता है, न कुछ होता है, एक खाली स्थान होता है, निर्जन स्थान होता है, तो उसी को बंजर या विल्डरनेस कहते हैं या बीहड़ कहते हैं। तो सीमापुरी तब एक बंजर था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नॉट लॉन्गर एम्प्टी, इट स्टिल इज़, यह तब था, उस समय वो बंजर था, बट लेकिन इट इज़ नॉट नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मतलब होता है कीचड़ या मिट्टी, तो मिट्टी की संरचना में
अर्थात मिट्टी से बने हुए, विद द रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पालिन, अर्थात जिसके छत जो हैं वहाँ पे जो घर हैं वहाँ पे स्थित हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, विद द रूफ्स ऑफ टीन, टीन के छत के साथ, अर्थात उनका जो छत है उन घरों का वो टीन का है और तरपालिन का है। तरपालिन मतलब जो तिरपाल लगा होता है, तिरपाल जो प्लास्टिक का, अर्थात टीना का, करकट का और टीन करकट का और तिरपाल का उनका छत है। डिवाइड अप सीवेज, जो कि गंदे पानी के बहाव से वंचित हैं, अर्थात जो गंदे पानी हैं उनके घरों के सामने इकट्ठा रहता है, जो कलेक्ट रहता है वो कहीं बहता नहीं है, उसका कहीं बहाव नहीं बना हुआ है, अर्थात गंदे पानी के बहाव से वंचित क्षेत्र। ड्रेनेज, जलापूर्ति से जो है वंचित क्षेत्र है, अर्थात वहाँ पे जल की कोई आपूर्ति का सुविधा नहीं है। और रनिंग वाटर, और बहते हुए पानी की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे वंचित क्षेत्र। डिवाइड मतलब वंचित। लीव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ पे 10,000 कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले रहते हैं। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले, लीव मतलब रहते हैं, 10,000 मतलब 10,000, अर्थात 10,000 कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले उस स्थान पे रहते हैं। आगे देखिए फिर, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड हियर, वे वहाँ पर रहते हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से भी अधिक समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, अर्थात वो लोग, वो जो कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हैं वो उस स्थान पर 30 सालों से भी अधिक समय से बिना किसी पहचान के रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के, बट लेकिन विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, अर्थात उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका मतदाता सूची में नाम है, अर्थात मतदाता सूची में नाम होने के वजह से उनके पास राशन कार्ड है, वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वो अनाज खरीदने में सक्षम है, अर्थात अनाज खरीदने के लिए उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनको कम दाम में अनाज मिल जाते हैं, लेकिन उनके पास और कोई पहचान नहीं है, बल्कि सिर्फ मतदाता सूची में नाम होने की वजह से, उनका वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह से, जिससे वोट देने के योग्य बनते हैं, उसके वजह से उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो अनाजों को खरीदने में सक्षम है। उसके बाद देखिए फिर लिखा है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान की अपेक्षा, अर्थात इसमें राइटर कहना चाहता है कि किसी पहचान की अपेक्षा जीवित रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात उनको भोजन जब मिल जाता है तो फिर उनको और किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered साड़ी। यहाँ पे देखिए पूरे का अर्थ, इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के समाप्ति में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकें, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के, अर्थात यहाँ पे राइटर बिना किसी पेट दर्द के इसलिए कह रहा है कि जब किसी को भूख लगती है तो पेट दर्द करता है, तो इस प्रकार से वो राइटर कहती हैं कि जब हम दिन के समाप्ति में अपने घर को भोजन खिला सकें, परिवार को भोजन खिला सकें और बिस्तर पर बिना किसी पेट दर्द के जा सकें, वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उस खेत की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो कि कोई अनाज नहीं देते। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, ये बात एक महिलाओं का समूह कहता, इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी हुई साड़ियों में होती, अर्थात अपने पुराने धुराने कपड़ों में होती, अपने साड़ियों में होती, ऐसी महिलाओं का एक समूह ये बात कहता है कि हमें उस खेतों की अपेक्षा, उन बिना अनाज वाले खेतों की अपेक्षा यहाँ पे ही रहना पसंद है जहाँ पे हमें बिना किसी पेट दर्द के भोजन मिल जाए। When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, when मतलब जब I ask मैं पूछती, them उनसे, why they left their beautiful land, कि उन्होंने अपने सुंदर खेतों को क्यों छोड़ दिया, of green fields अपने हरे भरे मैदानों को क्यों छोड़ दिया, एंड रिवर्स और नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो वो ये उत्तर देती, वेयर एवर दे फाइंड फूड, और वो बताती कि वेयर एवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड उन्हें भोजन मिलता,
वो भोजन पाती, फाइंड मतलब पाना, फूड माने भोजन, दे माने वे, वेरेवर मतलब जहाँ कहीं भी वे भोजन पाती। दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट्स को मतलब अपने तंबू को गाड़ लेते। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वहीं पे उनका जो है अस्थायी घर बन जाता। अर्थात वो कहती हैं, वो महिलाएं कहती हैं जो फटी हुई साड़ियों में हैं, जो गरीबी में हैं, वो कहती हैं कि जहाँ कहीं भी हमें भोजन मिलता है हम लोग अपने तंबू को वहीं जो है स्थित कर लेते हैं, वहीं गाड़ लेते हैं और वहीं हमारा अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसी में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वह जीवित रहने के लिए मतलब जीवित रहने में एक पार्टनर की भूमिका निभाते हैं। फिर देखिए आगे इसका मतलब, इसको फिर से एक बार देखिए आप लोग। लिखा है चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे तब उसी में बड़े होते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उत्तरजीविता, यहाँ पे सर्वाइवल मतलब जीवित रहना या उत्तरजीविता में साझेदार बनते। पार्टनर मतलब साझेदार बनना, अर्थात वो महिलाएं कहती बच्चे उसी में बड़े होते और हमारे उत्तरजीविका के साझेदार बनते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और उत्तरजीविका इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीविका का जो मीन्स है अर्थात जो अर्थ है, जो मतलब है रैग पिकिंग, उसका मतलब है कूड़ा कबाड़ा बीनना। अर्थात वहाँ के लोगों का यही काम है, वही उनकी उत्तरजीविका है कि वो कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं, और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी धीरे धीरे कूड़ा कबाड़ा बीनने में ही लग जाते हैं और एक प्रकार से उनकी उत्तरजीविका का पार्टनर बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे क्या होता है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक ये कार्य करने के कारण, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये जो है एक ललित कला का रूप धारण कर ली है। अर्थात उनका जो ये कार्य है कूड़ा बीनना, उनमें ये बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं, बिल्कुल उसमें जो है एकदम एक प्रकार से उनका आर्ट हो गया है, एक प्रकार से जो है कला है उनका कि किस प्रकार से इस कार्य को करना है, तो उसमें बिल्कुल ये पारंगत हो चुके हैं, बिल्कुल ललित कला का जो रूप है धारण कर चुका है इनका कूड़ा कबाड़ा बीनना, वही उनका कार्य है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कबाड़ा का अर्थ है उनके शब्दों में गोल्ड अर्थात धन, कूड़ा कबाड़ा का अर्थ है धन उनके लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनका रोजाना का जो है रोटी है, अर्थात यह उनकी रोटी है। या रूफ ओवर देयर हेड्स, अर्थात उनके छत का उनके सिर का छत है। ये जो कूड़ा कबाड़ा है उनके लिए धन है, उनके लिए रोज का रोटी है, रोजी रोटी है, अर्थात उनके लिए उनके सिर का छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही यह टपकती हुई छत क्यों न हो। लीकिंग रूफ मतलब टपकती हुई छत, अर्थात यह उनके लिए डेली का रोटी है, डेली का उनका भोजन है, उनके सिर का छत है, भले ही यह छत टपकती हुई ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ एवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी कहीं अधिक है। आगे देखिए, अर्थात ये राइटर कहना चाहती हैं कि एक परिवार के लिए, जो उनका परिवार है बच्चों को कूड़ा कबाड़ा बीनने के लिए भेजता है, उनके लिए ये एक धन इंतज़ाम करने का एक काम है और रोज़ के रोटी का काम है। अगर ये नहीं होगा तो खाने के लिए दिक्कत होगा उनको, और एक प्रकार से उनके सिर का छत है ये, भले ही वो टपकती हुई छत क्यों ना, उनके परिवार के लिए, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी कहीं अधिक है। एक बच्चा उस कूड़े कबाड़े में क्या क्या अपनी उम्मीदें रखता है उसको देखिए आगे देखिए। राइटर कहते हैं आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मैं कभी कभी 1 रुपये पा जाता हूँ। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी पा जाता हूँ। साहेब कहता है कि मैं कभी कभी इन कूड़े में 1 रुपये पा जाता हूँ, कभी 10 रुपये पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखें जल उठती हैं, अर्थात उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसकी आंखों में एक चमक होती है। अर्थात कभी 1 रुपया कभी 10 रुपये, वो पैसों को जब कहता है तो उसको खुशी होती है और उसकी आंखें जो है वो चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन हीप ऑफ गार्बेज, तो ये राइटर कहती हैं कि जब आप, ये बता रही हैं कि वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन, कि जब आप एक चांदी का सिक्का पा जाते हो, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप जो है ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने की एक उम्मीद हो जाती है। अर्थात अगर आप भी कभी किसी कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाओगे तो आप भी ढूंढना बंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक उम्मीद सी लग जाएगी, और अधिक पाने की, और अधिक पा जाने की एक उम्मीद, एक विश्वास लग जाएगा, एक होप लग जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन,
बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए इस कूड़े कबाड़े का अर्थ अलग है, भिन्न है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कि उसके माता पिता के लिए अर्थ है। अर्थात उसके माता पिता के लिए जो अर्थ है इस कूड़े कबाड़े का है, कूड़े कबाड़े के बारे में जो उसके माता पिता सोचते हैं उससे कहीं भिन्न बच्चे सोचते हैं, कुछ अलग बच्चे सोचते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यह वह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। अर्थात बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वस्तु है कि कुछ भी चीज़ें मिल सकती हैं, वो इसीलिए ढूंढना बंद नहीं करते, दिन रात ढूंढते ही रहते हैं। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये सिर्फ एक जीवित रहने का साधन है। अर्थात बड़े इस कार्य को अपने बच्चों से करवाते हैं कि हम जीवित रह सकें, लेकिन बच्चे उसमें कुछ नई चीज़ें या कुछ आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ें, अर्थात वो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपये, तो कभी हो सकता है कि कोई कीमती चीज़ भी हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से बच्चों को एक दूसरी उम्मीद लगी रहती है और वो उसमें बिल्कुल लगे रहते हैं। आगे देखिए फिर, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा होता है, बाय द फेंस्ड गेट मतलब चारदीवारी के गेट के सामने, ऑफ द नेबरहुड क्लब मतलब पड़ोस के क्लब के एक चारदीवारी के गेट के पास जो खड़ा होता है साहेब, वॉचिंग 2 यंग मैन, जो 2 युवा लोगों को देख रहा होता है, जो 2 युवा व्यक्तियों को देख रहा होता है, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे होते हैं। उनको जो साहिब है वो उनके गेट के पास से, गेट के बाहर से उन्हें देख रहा होता है कि वो लोग टेनिस खेल रहे होते हैं सफ़ेद ड्रेस में। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वह बड़बड़ाता है, अर्थात वो धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहता है कि मुझे गेम पसंद है, मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, लेकिन वह देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस चारदीवारी के पीछे से, अर्थात वो जो है चारदीवारी के पीछे से ही उनके खेल को देख करके ही संतुष्ट हो जाता है। फिर कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मतलब वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होता है, जब वहाँ चारों तरफ कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, मतलब वो स्वीकार करते हुए बात बताता है हमसे कि मैं तब अंदर चला जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, द गेट कीपर मतलब द्वारपाल, लेट्स मी यूज़, मुझे यूज़ करने देता है, द स्विंग मतलब झूले का, अर्थात द्वारपाल मुझे झूला झूलने देता है, मुझे झूले का उपयोग करने देता है। उसके बाद देखिए फिर, साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब टू, साहेब ने भी, टू टी ओ रहता सिर्फ टू तो से हो जाता, लेकिन यहाँ टी डबल ओ है तो इसका मतलब भी होगा। साहेब टू, साहेब ने भी, इज वियरिंग पहन रखा है, टेनिस शूज टेनिस वाले जूतों को, दैट लुक स्ट्रेंज जो दिखने में विचित्र लग रहे हैं, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट उसके रंग उड़े हुए शर्ट पर, एंड शॉर्ट्स और नेकर पर, अर्थात उसके रंग उड़े हुए शर्ट और नेकर पर वो जो उसके टेनिस वाले जूते हैं वो बिल्कुल विचित्र प्रतीत हो रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्टीकरण देने के भाव में कहता कि समवन किसी ने, गेव देम टू मी मुझे इसे दिया, अर्थात वो बताता है, राइटर से बताता है कि किसी ने मुझे यह दिया है, मुझे जूते किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह स्पष्टीकरण देने के भाव में कहता। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट तथ्य यह है, दैट की, राइटर कहती हैं लेकिन तथ्य यह है, दैट की दे आर डिस्कार्डेड, वह मतलब नकारे गए, शूज जूते हैं, अर्थात वह डिस्कार्ड किए जूते हैं, अर्थात नकार दिए गए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय किसी धनी लड़के के। क्यों? क्योंकि हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम, क्योंकि जिसे उसने पहनने से शायद मना कर दिया होगा, देम मतलब उन्हें, बिकॉज क्योंकि, ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम क्योंकि उनमें से किसी एक में छिद्र था, अर्थात छेद था, इसके वजह से जो धनी लड़का था वो उस जूतों को पहनने से मना कर दिया, तो वो उन जूतों को साहेब को किसी ने दे दिया है। डज नॉट बॉदर हिम, जो उसे
तकलीफ नहीं देते, अर्थात जो उसे परेशान नहीं करते। उसके छिद्र जो उस अमीर बच्चे को परेशान कर रहे थे, जिसके वजह से वो उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया, वो छिद्र जो हैं साहेब को परेशान नहीं करते। डज नॉट बॉदर हिम, वो उसे परेशान नहीं करते। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो कि हमेशा पैदल रहा करता था, अर्थात जो हमेशा बिना चप्पलों के रहा करता था। इवन शूज, बिना जूतों के रहा करता था, नंगे पैरों रहा करता था। विथ ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक होल वाला अर्थात छिद्र वाला जूता भी एक सपने सच होने के समान है, एक सपने के सच होने के समान है। अर्थात राइटर कहना चाहती हैं कि जिस बच्चे को हमेशा नंगे पैरों रहना पड़ता था और कोई भी जूता उसके पास नहीं था, अगर उसके पास एक छिद्र वाला जूता भी आ गया तो वो भी उसके लिए एक सपने के सच होने के समान है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बट लेकिन द गेम, वह खेल, ही इज़ वॉचिंग, जो वह देख रहा है, सो इंटेंटली, बड़ी ही ध्यानपूर्वक, अर्थात जो जिस खेल को वह बड़ी ही ध्यान से देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुँच से वो बहुत दूर है। अर्थात राइटर कहना चाहती हैं कि वो टेनिस वाले जूते तो पहन लिया है, भले ही वो छिद्र वाले ही क्यों न हो, लेकिन जिस गेम को वह देख रहा है बड़ी ध्यान से, उसको वह खेलने में असक्षम है, वो उसे खेल नहीं पाएगा, वो खेल उसके पहुंच से बहुत ही दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब अपनी दूध की दुकान पे जा रहा है, दूध की दुकान वाले रास्ते पर है, अर्थात जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनिस्तर है, अर्थात स्टील का एक बर्तन है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वह कहता है कि आई नाउ, मैं अब, वर्क मतलब काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड मतलब सड़क के किनारे पर, अर्थात मैं उस सड़क के किनारे अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस मतलब दूर तक इशारा करते हुए, अर्थात थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए दिखाता है कि अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये प्राप्त होते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और पूरे समय का भोजन प्राप्त होता है, अर्थात हर समय का भोजन मुझे मिलता है और 800 रुपये मुझे मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, तो मैं पूछी, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वह काम पसंद है, वह जॉब पसंद है। हिज फेस, तो उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो कि निश्चिंतता का भाव था उस पर से खो गया। केयर फ्री लुक मतलब निश्चिंतता का भाव, अर्थात पहले वो बिल्कुल निश्चिंत रहता था, जब वो कूड़े कबाड़ा बीनता था तो वो किसी का गुलाम नहीं था, वो अपने मर्जी का मालिक था। जब मन करे कूड़ा कबाड़ा बीनता था, जहाँ मन करता था उसका जाता था, तो वो निश्चिंतता का भाव जो पहले दिखता था उसके अंदर, उसके चेहरे से वो निश्चिंतता का भाव बिल्कुल खो गया, लॉस्ट हो गया मतलब खो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कैनिस्टर, वह स्टील का जो कैनिस्टर था, सीम्स हैवियर, वो भारी प्रतीत हो रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, उसके प्लास्टिक बैग की अपेक्षा, ही वुड कैरी, जो कि वह ढोया करता था, सो लाइटली, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही हल्के तरीके से, ओवर इस शोल्डर, अपने कंधों पर, अर्थात जिसको वो उसके प्लास्टिक के बैग बिल्कुल हल्के उसे प्रतीत होते थे अपने कंधों पर रख कर ढोते हुए, लेकिन ये जो स्टील का कनिस्तर है उसके लिए बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, ऐसा देखने में लग रहा था। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका था, जो प्लास्टिक का थैला था जिसमें वो कूड़ा कबाड़ा बीनता था वो उसका था, तो बिल्कुल उसे हल्का प्रतीत होता था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वो कनिस्तर उस व्यक्ति का है, हु ओन द टी शॉप, जो उस दुकान का मालिक है, जो उस चाय की दुकान का मालिक है, वो कनिस्तर उसका है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना अर्थात खुद का मालिक नहीं रह गया है। साहेब इज़ नो लॉन्गर मतलब अब नहीं है, हिज ओन मास्टर मतलब अपना खुद का मालिक, अर्थात साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं है, अब उसका मालिक कोई और है, और वह अब वो क्या बन चुका है, गुलाम बन चुका है। तो इस प्रकार से यहीं साहेब की कहानी ख़त्म होती है। इसी के विपरीत इसमें एक दूसरी कहानी है जो उसी परिस्थिति के व्यक्ति की ही है, अर्थात उसी प्रकार के लड़के की है जिसकी परिस्थिति जो है विपरीत है, वो भी गरीब है, और लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो इसको देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका, इसी कहानी में दूसरी कहानी है, ठीक है ना, लॉस्ट स्प्रिंग में ही दूसरी कहानी है ये। इसको देखते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए इसमें। आई वांट टू ड्राइव ए कार, आई वांट मैं चाहता हूँ,
टू ड्राइव ए कार, एक कार चलाना, अर्थात मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ये मुकेश नाम के लड़के पे कहानी है। तो उसमें मुकेश कहता है, मुकेश इंसिस्ट मतलब जोर डालता है, इंसिस्ट मतलब जोर डालना, मुकेश जोर डालता है ऑन बीइंग होने पर, हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक, अर्थात मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर डालता है। उस वाले कहानी में तो जो वो क्या नाम है उसका साहिब था, वो तो दूसरे का गुलाम बन चुका था, अंत में उसका जो जीवन था वो दूसरों का गुलाम बन चुका था। लेकिन इसमें है मुकेश खुद का मालिक बनने पर जोर डालता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल बी मैं बनूंगा, ए मोटर मैकेनिक एक मोटर मैकेनिक मतलब एक मोटर का जो है मैकेनिक बनूंगा, उसको बनाने वाला बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो मैं पूछती हूँ, अर्थात ये जो राइटर हैं, लेखिका हैं, ये कहती हैं कि मैं पूछती हूँ, डू यू नो क्या तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार्स कार्स के बारे में, अर्थात क्या तुम कुछ भी कार के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, तो वो उत्तर देता है, ही आंसर्स मतलब वो उत्तर देता है, आई विल लर्न मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार कार को चलाना, अर्थात मैं कार को चलाना सीख लूँगा, ऐसा मुकेश उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, लुकिंग मतलब देखते हुए, स्ट्रेट मतलब सीधे, इनटू माई आइज़ मतलब मेरी आंखों में, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिरज एमडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद। हिज ड्रीम उसका स्वप्न, लुक्स लाइक मतलब प्रतीत होता है, ए मिरेज एक मरीचिका की भांति, एमडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट उस धूल भरी गलियों के बीच, डस्ट माने धूल, स्ट्रीट माने गली, एमडस्ट मतलब बीच, अर्थात उस धूल भरी गलियों के बीच, दैट फील जो कि भरी हुई हैं, हिज टाउन फिरोजाबाद उसके शहर फिरोजाबाद में, अर्थात उसके शहर फिरोजाबाद में जो धूल भरी गलियों के बीच में जो धूल, अर्थात एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो अंधकार भरा हुआ है, उसी के बीच इसका जो स्वप्न है वो भी एक मरीचिका की भांति प्रतीत होता है। और मरीचिका किसको कहते हैं, तो मरीचिका बोलते हैं जो है हिरण प्यास के लिए, जब उसको प्यास लगती है तो उसको लगता है कि धूप आती है जब उस जंगल में, तो दूर तक देखता है तो धूप के कारण, आप लोग देखेंगे कभी सड़क पे दूर तक देखेंगे, धूप के कारण लगता है कि जैसे सड़क पर पानी बिखरा हुआ है, और जैसे ही वहाँ पे आप जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, पानी नहीं बल्कि सड़क ही होता है। इसी प्रकार से हिरण को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है तो वो दौड़ के जाता है, और वहाँ जब पहुँचता है तो उसको पानी नहीं प्राप्त होता है, तो फिर दूर तक देखता है तो दूर फिर से पानी दिखाई देता है, तो फिर वो वहाँ दौड़ कर जाता है। तो इस प्रकार से उसी को जो है उसको मरीचिका बोलते हैं। तो उसी प्रकार से उसके उस फिरोजाबाद के गलियों के बीच में ऐसा स्वप्न देखना एक मरीचिका की भांति प्रतीत होता है, ऐसा लेखिका कहती हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो कि अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार होता है, चूड़ियाँ वहाँ बनती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, एवरी मतलब हर, अदर फैमिली दूसरा परिवार, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, अर्थात फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, इट इज़ द सेंटर यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री भारत के कांच को आकार देने वाले उद्योगों के रूप में, अर्थात जो फिरोजाबाद है वो भारत में कांच को आकार देने वाले उद्योग के रूप का एक केंद्र है, उद्योग का एक केंद्र है। वर फैमिलीज जहाँ पर परिवार, हैव स्पेंट जनरेशंस जहाँ पे परिवार खर्च कर देता है, जनरेशंस अपनी पीढ़ियाँ, वर्किंग कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेज भट्टियों के चारों तरफ, अर्थात जो चूड़ियाँ बनाने वाली भट्टियाँ हैं उनके चारों तरफ कार्य करते करते वहाँ का परिवार अपना पूरा पीढ़ी समाप्त कर देता है, खर्च कर देता है। वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियों को बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन उन सभी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सिम्स जो कि इस मतलब भारत में हैं, अर्थात भारत में स्थित या अन्य जगहों पर स्थित महिलाओं के लिए, जो सभी महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाते बनाते और कांच को जोड़ते जोड़ते भट्टियों के चारों तरफ काम करते करते सभी
उन सभी हर दूसरे परिवार का जो पीढ़ी है वो अपना पूरा समय खर्च कर देती है, ये लिखा हुआ है। आगे फिर देखिए फिर क्या है, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से ही है, मुकेश का परिवार भी वही चूड़ियाँ बनाने वालों में से ही है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम, इट इज़ इलीगल अर्थात यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रेन उन बच्चों के लिए, लाइक हिम उसके जैसे, अर्थात जितने भी उसके जैसे बच्चे हैं उनके लिए यह कार्य करना ये गैर कानूनी है, ये बात उनमें से कोई नहीं जानता। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, उन कांच बनाने वाली भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है। विथ हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान पर। इन डिंगी सेल्स, उन बंद अंधेरी कोठरियों में। विदाउट एयर, बिना किसी हवा के। एंड लाइट, और बिना किसी प्रकाश के। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन भट्टियों से दूर किया जा सकता है, उन गर्म भट्टियों से दूर किया जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वेयर जहाँ पर दे मतलब वे सभी बच्चे, स्लॉग मतलब कठिन परिश्रम करते हुए व्यतीत कर देते हैं, देयर उनका डे लाइट आवर मतलब दिन के पूरे घंटे, अर्थात दिन के पूरे घंटे वे उन गर्म भट्टियों के पास बैठ करके और कठिन परिश्रम करते हुए बिता देते हैं। ऑफन लॉसिंग, और प्रायः खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की चमक को, अर्थात अपने आँखों के चमक को प्रायः वह खो देते हैं उन गर्म भट्टियों के पास बैठे बैठे। इस प्रकार से आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, मतलब प्रायः वो अपने आँखों की चमक को अर्थात रोशनी को खो देते हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या है, मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, एज ही, जब वह वॉलंटियर्स अर्थात पेशकश करता है, जब वो कहता है टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने के लिए, अर्थात जब वो मुझे घर ले जाने के लिए बोलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज, और वह गर्वान्वित तो होकर के कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ट, कि उसका घर जो है पुनः से बन रहा है, अर्थात पुनः से उसके घर का निर्माण हो रहा है। जब ये बात वो कहता है हमसे तो गर्वान्वित तो होकर के कहता है, गर्व से जो है सिर ऊंचा करके कहता है। यहाँ पे प्राउडली का मतलब ये हो जाएगा गर्व से सिर ऊंचा, सिर्फ एक वर्ड का ही मीनिंग हो जाएगा, गर्व से सिर ऊंचा या गर्वान्वित होकर के कह सकते हैं। विच ही प्राउडली सेज, जबकि वह प्राउडली सेज अर्थात गर्वान्वित होकर के कहता है कि इज बीइंग रिब्यूल्ड, कि उसका घर पुनः से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वी वॉक डाउन हम गुजरते हैं, हम चलते हुए गुजरते हैं, स्टिंकिंग लेन्स पतली बदबूदार गलियों से, चोक्ड विथ गार्बेज जो कि कूड़े कबाड़ों के ढेर से पटी होती हैं, पास्ट होम्स ऐसे घरों से गुजरते हैं, दैट रिमेन हाउवेल्स जो सिर्फ जिसकी झुग्गी झोपड़ियों की जो है, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब टूटी हुई दीवारें ही बची हों, अर्थात टूटी हुई दीवारें उन झुग्गी झोपड़ियों के बीच से गुजरते हैं हम। विबली डोर्स मतलब डगमगाते दरवाजों से, विबली डोर्स मतलब होता है डगमगाते दरवाजे। नो विंडोज़ जिसके पास खिड़कियां नहीं होती हैं, अर्थात ऐसे घरों से गुजरते हैं, ऐसे हॉवेल्स मतलब झुग्गी झोपड़ियों से गुजरते हैं जिनकी टूटी हुई दीवारें होती हैं, डगमगाते दरवाजे होते हैं, नो विंडोज़ खिड़कियां नहीं होती हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज़ जो फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमंस जो कि मनुष्यों के परिवारों से के भीड़ से भरे होते हैं, एंड एनिमल्स और जानवरों के, को एग्जिस्टिंग जो एक साथ रहते हैं, इन ए प्रीमिवल स्टेट एक आदिम लोगों की भांति, आदिम युग की भांति। यहाँ प्रीमिवल स्टेट मतलब होगा आदिम युग, आदिम युग में लोग जो है पूरे जानवर और जो मानव जाति और जानवर जो हैं पशु वो सभी एक ही में एक साथ रहते थे। तो उसी प्रकार से ये जो लेखिका हैं वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं कि हम ऐसे गलियों से गुजरते हैं जो कि बिल्कुल गंदे कूड़े कबाड़ों के ढेर से पटे होते हैं, और ऐसे वहाँ पे घर होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उनके दीवार टूटे होते हैं और उसके दरवाजे डगमगाते रहते हैं, हिलते हुए दरवाजे होते हैं, उनकी खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और ऐसी परिवारों की भीड़ से, मानव जाति के परिवारों की भीड़ से उनके घर भरे होते हैं, और उनके साथ जानवर भी उसमें रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जो आदिम युग की भांति प्रतीत होते हैं। आगे फिर देखेंगे, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस,
ही स्टॉप्स, वह रुक जाता है, एट द डोर, एक दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस, उन्हीं जैसे एक घर में। अर्थात वो जैसे घर थे, वो झुग्गी झोपड़ियों वाले जैसे रास्ते में घर थे, वैसे ही एक घर के पास वो मुकेश जो है रुक जाता है। बैंक्स ए उबली आयरन डोर विथ हिज फूट, बैंक्स मतलब खोल देता है, ए उबली आयरन डोर मतलब एक हिलते डुलते डगमगाते लोहे के दरवाजे को, विथ हिज फुट अपने पैर से मार करके, अर्थात अपने पैरों से मारता है और अपने पैरों से जो है एक पुश करता है, धक्का देता है और उसका जो डगमगाता हुआ लोहे का दरवाजा होता है वो खुल जाता है। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का दे करके खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, वी इंटर हम प्रवेश करते हैं, ए हाफ बिल्ट सैक एक आधी बनी हुई झोपड़ी में, अर्थात हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं जो उसका घर होता है। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, और उसके एक हिस्से में जो है सूखी घास से छप्पर लदा हुआ होता है, मतलब सूखी घास से लदा हुआ एक छप्पर होता है, छत होता है। इज ए फायर वुड स्टोव, जिसमें एक स्टोव मतलब चूल्हा, एक जलता हुआ चूल्हा होता है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा होता है, वेसल मतलब बर्तन, सिट्स मतलब रखा होता है, विच मतलब जिसके ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा होता है। ऑफ सिजलिंग, जिसमें खदर बदर करके पक रही होती है। स्पाइनक लिप्स, स्पाइनक लिप्स मतलब पालक की पत्तियां, जिसमें पालक की पत्तियां जो हैं खदर बदर करते हुए पक रही होती हैं। सीजलिंग मतलब खदर बदर करना, मतलब आवाज़ करना, जैसे पालक की पत्तियां उबलती हैं, जब वो खौलती हैं पकती हैं तो जिस प्रकार से वो आवाज़ करती हैं, ध्वनि करती हैं, तो उसी को सीजलिंग कहा गया है यहाँ पे, खदर बदर करना। अर्थात जो पालक की पत्तियां हैं वो खदर बदर करते हुए पक रही होती हैं। उसके बाद देखिए आगे, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स एक बड़े से एल्यूमिनियम के बर्तन पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, आर मतलब होते हैं, मोर मतलब और अधिक, चॉप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, अर्थात एक बड़े से एल्यूमिनियम के प्लेट पर ज़मीन पर जो है और भी कटी हुई सब्जियां रखी होती हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल मतलब कमज़ोर, यंग वुमेन मतलब युवती, यहाँ पे यंग वुमेन का मतलब हो जाएगा युवा महिला या युवती बोल सकते हैं। एक कमज़ोर युवती इज कुकिंग पका रही होती है, द इवनिंग मील शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए, मतलब एक कमज़ोर युवती जो है अपने पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही होती है। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी होती हैं और अपनी धुएं से भरी हुई आंखों के साथ सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, सी इज़ द वाइफ वह पत्नी है, ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर मुकेश के बड़े भाई की, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, वो वर्षों में उतनी बड़ी नहीं है, मतलब उसका जो उम्र है, जो उसकी एज है वो उतनी बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, सी हैज़ बिगन फिर भी उसे प्राप्त होने लगा है, टू कमांड रिस्पेक्ट मतलब एज द बहू, बहू के रूप में आदर, मतलब बहू के आदर के रूप में उसे जो है रिस्पेक्ट प्राप्त होने लगा है, उसे आदर प्राप्त होने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर के बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इन चार्ज ऑफ 3 मैन 3 व्यक्तियों का उस पर जिम्मेदारी है, चार्ज मतलब जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड उसके पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर और उसके पिता की। वेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है, वेन मतलब जब, द ओल्डर मैन मतलब वृद्ध व्यक्ति, इंटर्स मतलब प्रवेश करता है, जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है। सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, सी जेंटली विदड्रॉज वो धीरे से पीछे सरक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टूटी हुई दीवार के पीछे, वह धीरे से सरक जाती है टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वाइल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को, वाइल मतलब घूंघट से, क्लोजर मतलब ढक लेती है, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स मतलब रीति रिवाज की मांग के अनुसार, रीति रिवाज के मांग के अनुसार। डॉटर इन लॉ मस्ट वाइल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, डॉटर इन लॉ मतलब बहुओं को मस्ट वाइल घूंघट लगाना पड़ता है, देयर फेसेस अपने चेहरों पर, बिफोर मेल एल्डर्स किसी भी जो है पुरुष के सामने, किसी भी बड़े पुरुष के सामने जो है अपने चेहरे पर घूंघट को डाल लेना पड़ता है, ये रीति रिवाज की मांग है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, इन दिस केस मतलब इस स्थिति में या यहाँ पर, द एल्डर जो बुजुर्ग आदमी है, जो बड़ा आदमी है, इज एन इम्पोवरिश्ड
वो एक निर्धन बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। वो एक निर्धन, बिल्कुल अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। यहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति जो प्रवेश करता है वो अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रम, अपने वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइट मतलब के बावजूद, लॉन्ग ईयर मतलब लंबे वर्षों के, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम के, अर्थात लंबे वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, तब एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, ही हैज फेल्ड वह असफल रहा, टू रिनोवेट नवीनीकरण कराने में, ए हाउस एक घर का, अर्थात वो अपने घर का नवीनीकरण कराने में असफल रहा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, पहले दर्जी के रूप में और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को विद्यालय भेजने में असफल रहा, अपने घर का नवीनीकरण कराने में असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम, सब कुछ मैनेज करते हुए वो उन्हें वही सिखा पाया, वाट ही नो जो वह जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर, जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट फॉर पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच के धूल से भरे गर्त के वजह से अपने पति को अंधा होते हुए जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइन एज इवर बी ब्रोकन, वो जो है वो वृद्ध महिला जो उसकी दादी माँ हैं, अपने पति को उस चूड़ियों के कांच के जो गर्त हैं जिसकी धूल है उसके वजह से अपने पति को उन्होंने अंधा होते देखा है। वो कहती हैं कि कैन ए गॉड गिवन लाइन एज इवर बी ब्रोकन, क्या कभी भगवान के वंश परंपरा को, लाइन एज मतलब वंश परंपरा या जाति, क्या कभी भगवान के वंश परंपरा या जाति को क्या कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वह कहती हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बोर्न मतलब जन्म लेना, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स मतलब चूड़ी बनाने वालों की जाति में, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, जन्म होने की वजह से दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में मतलब फिरोजाबाद में उन्होंने हर घर में, हर गली में, हर आंगन में सिर्फ देखा है तो सिर्फ चूड़ियाँ ही देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स मतलब होगा वृत्ताकार चूड़ियाँ। सनी गोल्ड, धूप के जैसी सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान के जैसी हरी। रॉयल ब्लू, गहरी नीली। पिंक मतलब गुलाबी। पर्पल मतलब बैगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो मतलब हर वो रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से उत्पन्न हुआ हो। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब ढेर के रूप में पड़ी रहती। लाई मतलब पड़ी रहती। इन माउंट्स मतलब ढेर के रूप में पड़ी रहती। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब उन अस्त व्यस्त आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, आर पाइल्ड जिन्हें लादा जाता, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट मतलब 4 पहिए हथ गाड़ियों पर। हथगाड़ी मतलब होता है हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी। पुश्ड बाई यंग मैन युवा व्यक्तियों के द्वारा धकेली जाती। एलोंग द नैरो लेन्स उन संकरी गलियों में। ऑफ द सेंटी टाउन गरीबों की बस्ती के मतलब गरीबों के बस्ती के उस पतली या संकरी गलियों में जो है युवा व्यक्तियों के द्वारा उन हथगाड़ियों को ढकेला जाता। एंड इन डार्क हटमेंट्स और अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, नेक्स्ट टू लाइन्स मतलब पंक्तियों में मतलब लाइन बाय लाइन पंक्तियों में। ऑफ फ्लेम्स मतलब जलती हुई। ऑफ फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाती हुई। आयल लैम्प मतलब तेल की जो है तेल के जो लैंप्स होते हैं जो बोल सकते हैं कि दीपक, तेल से जलते हुए दीपक के रोशनियों में टमटमाती हुई पंक्तियों के सामने। सीट बॉयज़ बच्चे बैठे होते। एंड गर्ल्स और लड़कियां बैठी होती। विद देयर फादर्स अपने पिता के साथ। एंड मदर्स और अपने माता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स वेल्डिंग पीसेज जो टुकड़ों को जोड़ रहे होते। ऑफ कलर्ड ग्लास मतलब उन रंग बिरंगे चूड़ियों के कांचों के। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स
मतलब उन वृत्ताकार चूड़ियों के कांचों, रंग बिरंगे कांचों के टुकड़ों को वो जोड़ रहे होते। अर्थात इस पूरे, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अपनी अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग आयल लैम्प, मतलब तेल से जलते हुए दीपक के टिमटिमाते हुए रोशनी के सामने पंक्तियों में, मतलब लाइन बाय लाइन या पंक्ति में, एक पंक्ति में सीट बॉयज बच्चे बैठे होते, एंड गर्ल्स और लड़कियां बैठी होती, विद देयर फादर अपने पिता के साथ, एंड मदर और अपने माता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के, वृत्ताकार चूड़ियों के रंग बिरंगे कांचों को वो उनके टुकड़ों को जोड़ रहे होते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। देयर आइज उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड मतलब अधिक समायोजित हैं, टू द डार्क अंधेरे से, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर की रोशनी की अपेक्षा। अर्थात बाहर की रोशनी की अपेक्षा जो उनकी आंखें हैं वो अंदर के अंधेरे से ज़्यादा समायोजित हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा समय अंधेरे में ही कट जाता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन, कि वे प्रायः इंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, अपनी आंखों की दृष्टि को खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, मतलब वयस्क होने के पहले ही। यही कारण है कि वे बच्चे जो हैं वयस्क होने अर्थात किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही, युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को, अपनी आंखों की दृष्टि को, आई साइट को खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की, इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस अपने भद्दे गुलाबी ड्रेस में है, अपने भद्दे गुलाबी कपड़े में है, सिट्स एलोंग साइड जो बैठी हुई है, एन एल्डरली वुमेन एक वृद्ध महिला के बगल में, एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है, शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, शोल्डरिंग मतलब जोड़ रही है, पीसेज मतलब टुकड़ों को, ऑफ ग्लास मतलब कांच के, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, चूड़ियाँ बना रही है। एज हर हैंड्स, उसके जो हाथ हैं, मूव मैकेनिकली मतलब यंत्रवत चल रहे हैं, एक उपकरण की भांति चल रहे हैं, एक मशीन की भांति चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटों की भांति, अर्थात एक मशीन के चिमटों की भांति जो उसके हाथ हैं वो यंत्रवत चल रहे हैं, एक उपकरण के जैसे। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी नोज, मतलब मुझे आश्चर्य है कि इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि वह चूड़ियों की पवित्रता को अगर जान जाती, सी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में वह मदद कर रही है। अर्थात मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे उन चूड़ियों के पवित्रता के बारे में पता है, क्या वो उसके बारे में जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, कि यह भारतीय महिला के सुहाग का एक प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह के पवित्रता का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस मतलब पवित्रता, विवाह के पवित्रता का प्रतीक है, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, इट विल डॉन, यह वह जान जाएगी, ऑन हर सडनली उसे मतलब अचानक, यह पता चल जाएगा, सॉरी, इट विल डॉन ऑन हर सडनली, अचानक के बाद उसे पता चल जाएगी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा, विथ ए रेड वाइल, एक लाल घूंघट से, अर्थात जब उसके सिर को या उसके चेहरे को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा तो उसे बात यह पता चल जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, हर हैंड्स डाइड रेड मतलब उसके हाथ को लाल कर दिया जाएगा, लाल रंग से रंग दिया जाएगा, विथ हिना मतलब मेहंदी के लाल रंग से उसके हाथ को जब रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑन टू हर रिस्ट, एंड रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियाँ रोल्ड मतलब पहना दी जाएंगी, ऑन टू हर रिस्ट उसकी कलाइयों में, रिस्ट मतलब कलाई, हर मतलब उसकी, जब उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, उसके हाथों को लाल मेहंदी से रंग दिया जाएगा, उसके चेहरे को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, तब उसे यह बात अचानक से पता चल जाएगी। आगे फिर, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, सी विल देन मतलब वह तब, बिकम मतलब बन जाएगी, ये ब्राइड मतलब दुल्हन, वह तब एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला के जैसे, बिसाइड हर जो उसके बगल में है, हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, हु बिकम जो बनी थी, वन मेनी ईयर्स एगो यानी कि कुछ सालों पहले, अर्थात उस बूढ़ी महिला के जैसे वो भी एक दुल्हन बन जाएगी जैसे कि वो बूढ़ी महिला कुछ सालों पहले बनी होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, यानी उसके भी हाथों में, उसके कलाइयों में भी अभी तक चूड़ियाँ हैं। स्टिल मतलब अब तक या अभी तक। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स मतलब उसके
हाथों में अभी तक चूड़ियां हैं, उसके कलाइयों में अभी तक चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन अब उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब आनंद रहित आवाज़ में, मतलब एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी ध्वनि जिसमें कोई आनंद ही नहीं है, आनंद रहित आवाज़ में वो जो बूढ़ी महिला वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, मतलब अपने पूरे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में, इंटायर मतलब संपूर्ण, लाइफ टाइम मतलब जीवन काल में, अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में भरपेट भोजन का आनंद भी कभी नहीं लिया, अर्थात भरपेट भोजन उसने कभी नहीं किया, ये बात जो है वृद्ध महिला कहती है। उसके बाद फिर आगे देखिए, दैट्स वाट सी हैज़ रिप्ड, दैट्स वाट मतलब यही वो चीज़ है, सी हैज़ रिप्ड जिसने उसे पाया, जिसको उसने पाया है, मतलब उस वृद्ध महिला ने जो पाया है वो यही चीज़ है, हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, एक लहराती हुई दाढ़ियों के साथ, सेज, वह कहती है, मतलब वो जो वृद्ध महिला वो कहती है कि मैं जो चीज़ पाई हूँ वो सिर्फ मेरा पति है, वो भी एक लहराती हुई दाढ़ी वाला। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मतलब वो कहता है कि मैं, अब वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस, मैंने जो कुछ भी किया है एक घर बनाया है, मैंने ये सारे काम करके एक घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार को रहने के लिए। हियर हिम, उन्हें सुन करके, वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य होता है या किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होगा, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि जो बहुत सारे व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में पाने में असफल रहते हैं। मतलब उसकी आवाज़ सुनकर किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि क्या उसने वह चीज़ प्राप्त कर लिया है कि जिसको पाने में बहुत सारे व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में असफल रहते हैं, मतलब पूरे जीवन काल मेहनत करते हुए भी एक घर नहीं बना पाते हैं, भले ही वो झुग्गी झोपड़ियों वाला ही क्यों न हो, एक छत नहीं बना पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है, मतलब वो कहता है कि उसके सिर पर एक छत है, उसने एक घर बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर आगे, द क्राई, क्राई मतलब कराह, ऑफ नॉट हैविंग मनी, धन का न होना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के बनाने के लिए जो व्यापार है उसको करने के अलावा और कुछ भी करने के लिए धन का न होना, इसकी कराह, नॉट इन इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे न होना या धन न होना, रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ चूड़ियों को बनाने के लिए, उसको चूड़ियों के व्यापार को चलाने के लिए ही सिर्फ धन का, नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, मतलब उसके अलावा चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अलावा और भी कोई काम करने के लिए धन का न होना, और खाने के लिए भी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पर्याप्त धन का न होना, इस बात की कराह अर्थात क्राई या चिल्लाहट या कराहना हर घर में गूंजती है। एवरी होम मतलब प्रत्येक घर में, रिंग्स होती है मतलब गूंजती है। उस फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में ये कराहना गूंजती है कि सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के लिए ही उनके पास जो धन होता है वो चूड़ियाँ बनाने के व्यापार में ही लगा देते हैं, बाकी उसके अलावा और भी कोई काम करने के लिए उनके पास धन नहीं बचता है। यहाँ तक कि खाने के लिए भी जो है उनको धन का इंतज़ाम करना पड़ता है, उसके लिए भी उनके पास धन पर्याप्त नहीं बचता है। इसकी कराहना फिरोजाबाद के हर घर में गूंजती है। आगे देखते हैं फिर, द यंग मैन, युवा व्यक्ति, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के दुख की ही प्रतिध्वनि करते हैं। इको मतलब प्रतिध्वनि करते हैं, द लेमेंट मतलब दुख की, ऑफ देयर एल्डर्स अपने बड़ों के, अर्थात अपने पूर्वजों के या बड़ों के दुख की ही प्रतिध्वनि करते हैं, सिर्फ दुख की ही बातें करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इन फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ बहुत कम ही बदलाव हुआ है। लिटिल मतलब बहुत कम, हैज़ मूव्ड मतलब बदलाव हुआ है, विथ टाइम मतलब समय के साथ, इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में मतलब फिरोजाबाद में ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मतलब वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत या परिश्रम के चलते, हैव किल्ड, परिश्रम ने हैव किल्ड मार दिया है, ऑल इनिटिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इनिटिएटिव मतलब चेतना को या मस्तिष्क को या सोचने की क्षमता को, एंड एबिलिटी टू ड्रीम और सपने देखने की योग्यता को,
अर्थात सपना देखने की क्षमता को और चेतना को, वर्षों की जो है चेतना को शून्य कर देने वाली मेहनत ने ऐसा लगता है कि मार दिया है। अर्थात वो लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा बहुत कम उन्हें प्राप्त होता है। अर्थात उस मेहनत के हिसाब से उनका परिश्रम का जो फल है परिश्रम के हिसाब से प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से उनकी जो है चेतना बिल्कुल शून्य हो चुकी है और मेहनत तो करते हैं लेकिन सपने देखने में वो असक्षम रहते हैं, अक्षम रहते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेस इनटू ए कोऑपरेटिव। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते या बनाते योर सेल्वेस, खुद का, इनटू ए कोऑपरेटिव यानी एक सहकारी संगठन। अर्थात मैं उनसे कहती आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। यहाँ पे जो लेखिका हैं वो पूछती हैं या कहती हैं कि आप लोग क्यों नहीं अपनी एक खुद की सहकारी समिति बनाते हैं। आई आस्क के ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती, हु हैव फॉलन, जो कि फंसे हुए हैं, इनटू द विशियस सर्कल, एक कुचक्र में। विशियस सर्कल मतलब कुचक्र ऑफ मिडिल मैन, मध्यस्थों के कुचक्र में जो कि फंसे हुए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को फंसाया था, एंड फॉर फादर्स, और उनके दादाओं को फंसाया था। अर्थात उनके पिता और पूर्वजों को जिन मध्यस्थों ने फंसा करके रखा था और उनको कुछ आगे करने नहीं दिया, ऐसे मध्यस्थों के चक्कर में कुछ युवा व्यक्ति भी उनके कुचक्र में जो है फंस चुके हैं। तो ऐसा मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं अपनी खुद की एक सहकारी समिति बनाते जिससे आप लोग खुद एक दूसरे की मदद कर सकते। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तब उनमें से जवाब आता कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठन बना भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। वी आर द वंस यानी हम ही में से, हम ही को हु विल बी होल्ड मतलब घसीटा जाएगा, अप बाय द पुलिस मतलब पुलिस के द्वारा हम ही लोगों को घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसी भी गैरकानूनी कार्य करने के जुर्म में। दे से, वे कहते हैं, मतलब वो डरे हुए हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग समूह बनाते हैं, तो गरीब व्यक्ति हैं ना, वो डर रहे हैं और बोलते हैं कि हमें ही पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा और पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा किसी भी गैरकानूनी कार्य के जुर्म में। देयर इज़ नो लीडर एमॉन्ग देम, उनके बीच कोई ऐसा नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, नो वन कुड हेल्प देम, कि जो उनकी मदद कर सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीज़ों को अलग तरीके से देखे, मतलब जो उनके चीज़ों को अलग तरीके से देखे, ऐसा कोई भी उनमें नेता नहीं है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड, उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितना कि वे हैं। अर्थात जितना कि वे युवा व्यक्ति थके हुए हैं, जितना कि वे नौजवान थके हुए हैं, उतने ही उनके पिता भी थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, यानी वे गोल गोल कुंडली नुमा बातें करते हैं, अर्थात वे घुमावदार बातें करते हैं, बातें सही तरीके से नहीं करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस, दैट जो कि मूव्स ले जाती है, फ्रॉम पुअर्टी गरीबी से, टू अपैथी मतलब उदासीनता की तरफ, गरीबी से उदासीनता की तरफ, और उदासीनता से अपैथी टू ग्रीड मतलब उदासीनता से लालच की तरफ, एंड ग्रीड एंड टू इंजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ। मतलब उनकी जो भी बातें होती हैं वो कुंडली नुमा होती हैं और वो गरीबी से उदासीनता और उदासीनता से लालच और लालच से लेके अन्याय तक पहुंच जाती हैं। यही उनकी सोच है, यहीं तक उनकी सोच पहुंच पाती है, क्योंकि वे और उनके पिता अर्थात उनका पूरा परिवार गरीबी से थका हुआ है। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो संसार दिखाई देते हैं, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक वह परिवार, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के मकर जाल में फंसा हुआ है। गरीबी के जाल में, वे मतलब जाल, कॉट मतलब फंसा हुआ है, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, बर्डन मतलब बोझ तले दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट मतलब जाति के कलंक के, जो जाति के कलंक के बोझ तले दबा हुआ है, और जो है गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वे जन्म लेते हैं, मतलब उस जाति के कलंक के बोझ तले दबा हुआ है जिसमें वे जन्म लिए हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा वो परिवार, ए विशियस सर्कल, जो कि कुचक्र में फंसा हुआ है, ऑफ द साहूकार, साहूकारों के, मतलब जो जैसे ब्याज पर धन देते हैं, जैसे जो कुछ धन दे करके और कार्य करवाते हैं फिर उनसे ब्याज लेते हैं, तो इस प्रकार से वो साहूकारों के कुचक्र में फंसा हुआ है। द मिडिल मैन, मध्यस्थों के कुचक्र में फंसा हुआ है। द पुलिस मैन, पुलिस वालों के कुचक्र में फंसा हुआ है। द कीपर्स ऑफ लॉ, नियम के रखवालों के अर्थात कानून के रखवालों के कुचक्र में फंसा हुआ है। द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस, अर्थात ब्यूरोक्राट्स नौकरशाहों के,
एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों के कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनके जाल में फंसे हुए हैं। टुगेदर मतलब वे सब मिलकर एक साथ, दे हैव इम्पोज्ड, वे मतलब लाद दिए हैं, द बैगेज मतलब ऐसा बोझ, ऑन द चाइल्ड उस बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी उतार नहीं सकता। अर्थात ये कहना चाहती हैं लेखिका, जो राइटर हो, कहना चाहती हैं कि ये सारी जो दोनों संसार हैं, इस प्रकार के दोनों विपरीत संसार हैं, ये लोग मिल करके, और ये जो पुलिस है इन सब का चक्कर या कुचक्र जो भी इनका है, पुलिसमैन या कानून के रखवालों का चक्र, या उनकी जो सोच है, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि गरीबी से बिल्कुल गरीबी के जाल में फंसी हुई जो सोच है, ये सब मिल करके, टुगेदर मतलब साथ साथ या सब मिल करके, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद चुके हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी उतार नहीं सकता, बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि उसे वो इससे अवगत हो, अवेयर मतलब अवगत होना, अर्थात इससे पहले कि वो अवगत हो, ही एक्सेप्ट वो ग्रहण कर लेगा, इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी कि स्वाभाविक रूप से जैसा कि उसके पिता ने एक्सेप्ट किया था। अर्थात इसके पहले कि वह अवगत होगा, इन सभी बातों से परिचित होगा कि हम किन किन जालों में फंसे हुए हैं, इससे पहले वो अपने पिता के जैसे स्वाभाविक रूप से अपने पिता के कार्य को एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और वो भी चूड़ियाँ बनाने में लग जाएगा। टू डू एनीथिंग, कुछ और करना, एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने के लिए साहस दिखाना, जो है चुनौती देने के दिखाने का अर्थ है चुनौती देना, मतलब इसमें कहना चाहता है टू डू एनीथिंग, कुछ और करने का अर्थ है, इज वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ और करने का अर्थ यह है कि चुनौती देना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है। ग्रोइंग अप, ग्रोइंग मतलब परवरिश, और इज नॉट पार्ट मतलब हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज मतलब उसके, अर्थात चुनौती देना या साहस करना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके जो भी परिवार हैं, उसका जो भी फैमिली है, वो कभी चुनौती नहीं दी है या कभी साहस नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा अपने परिस्थिति की वजह से निराश रहते हैं। तो इस प्रकार से चुनौती देना या डेयर करना या साहस करना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है, ऐसा लेखिका कहती हैं। वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है, मतलब लेखिका कहती हैं कि जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है कि वो कुछ अलग अलग करेगा, कुछ साहस करेगा, चुनौती देते हुए वो अपने चूड़ी बनाने वाले काम से अलग निकलेगा, तो आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वह दोहराता है, मतलब वो बार बार दोहराते हुए अपनी बातों को कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह गैराज में जाएगा एंड लर्न और सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। बट मतलब लेकिन, द गैराज मतलब जो मोटर बनाने वाला जो स्थान है, इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, तो वो कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। आई विल वॉक मतलब मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर डालते हुए कहता है, मतलब वह जोर डालते हुए कहता है, अर्थात वो तेजी से कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो जो लेखिका में पूछती हैं, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम हवाई जहाज भी उड़ाओ। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, और वह कहता है कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर घूरते हुए, स्टेयरिंग मतलब घूरना, एट द ग्राउंड मतलब जमीन पर, मतलब जमीन पर घूरते हुए वह कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, यानी अपनी छोटी सी बुदबुदाहट में मतलब धीरे धीरे जो बुदबुदाता है अपने मन में, बुदबुदाते हुए कहता है कि नहीं। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी होती है, दैट हैज़ नॉट एट टर्न इनटू ग्रेट, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। अर्थात एक शर्मिंदगी होती है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है, उसके लिए वो कोई पश्चाताप नहीं करता है कि मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा पाऊंगा या मेरा सपना नहीं है ऐसा, तो वो उसमें थोड़ा भी उसको पश्चाताप नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊपर तक का सोचना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेगा तो अगर उससे कम भी मिलेगा तो लगभग वो ऊंचाई तक ही रहेगा, लेकिन उसकी सोच वहाँ तक नहीं है तो उसे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, उसका कोई पछतावा नहीं है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, उन कार के सपनों को ही देखने में, दैट जो कि ही सीज, वह देखा करता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने शहर में तेजी से दौड़ते हुए। हर्टलिंग डाउन मतलब ज़मीन पर तेजी से दौड़ते हुए या फिरोजाबाद की गलियों में तेजी से घूमते हुए कार को जो देखता है तो उसी का सपना देखने में वो संतुष्ट है।
उसको हवाई जहाज़ का सपना नहीं दिखता, वो हवाई जहाज़ के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो हवाई जहाज़ तक उसकी नज़र भी नहीं जाती। एक कहने का मतलब कि हवाई जहाज़ के बारे में वो कभी सोचता ही नहीं, उसके बारे में उसको कभी बताया नहीं गया, उसके बारे में वो जानता नहीं, इसलिए वो जो जितना देखता है सिर्फ उतने का ही सपना देखने में संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो बस यही लेसन आपका समाप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज़ बहुत कम उड़ते हैं, तो जहाँ तक उसकी नज़र है वहाँ तक वो सोचने में सक्षम है, और जहाँ तक उसको बताया नहीं गया है, जहाँ तक उसको जानकारी नहीं है, वहाँ तक वो सोच नहीं पा रहा है। तो इससे भी बहुत कुछ सीख मिलती है आप लोगों को। यहीं पे लेसन आप लोगों का समाप्त हुआ बस। और आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।